नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। आज जब हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं। और राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके हर एग्जाम में प्रश्न एक या दो पूछे जाते हैं। तो अब राजस्थान की स्थिति को लेके क्या प्रश्न बनेंगे, राजस्थान के विस्तार को लेके क्या प्रश्न बनेंगे, तो इसको हम एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें। कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे उन फैक्ट को पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ किस प्रकार से प्रश्न हमें पूछे जाएंगे उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार की। राजस्थान की स्थिति और विस्तार। अब देखिए, सबसे पहले तो स्थिति का मतलब क्या है। तो अब समझना कि यदि कोई भी स्थान, चाहे वह राजस्थान है, चाहे वह आपका गांव है, चाहे वह आपका शहर है, चाहे वह हमारा राज्य राजस्थान हो, चाहे हमारा देश भारत या विश्व का कोई भी महाद्वीप हो, उसकी जो स्थिति को लेके या उसके विस्तार को लेके कहां से प्रश्न आते हैं, सबसे प्रमुख बात तो ये। तो देखिए, पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान की स्थिति और विस्तार पढ़ रहे हैं। तो जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार ही उसका क्या होगा, विस्तार होगा। यदि आपको स्थिति बहुत अच्छे से पता है तो विस्तार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। विस्तार अपने आप क्लियर हो जाएगा कि स्थिति के आधार पर क्या विस्तार हमें पूछा जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान की स्थिति को लेके कहां से प्रश्न आते हैं, यानी कौन सी स्थिति वह हमसे पूछेगा। तो यहां पे समझना कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण दो प्रकार से किया जाए। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, चाहे हम राजस्थान की बात करेंगे, चाहे हम भारत की बात करें, चाहे हम किसी देश या महाद्वीप की बात करें, पृथ्वी पर कोई भी स्थान है उसकी स्थिति का निर्धारण हम दो प्रकार से करते हैं। किस प्रकार से? एक, ए खगोलीय स्थिति और दूसरी है भौगोलिक स्थिति। यानी कि कोई भी स्थान होगा उसकी स्थिति का जो निर्धारण है वह दो प्रकार से किया जाएगा। या तो उसकी खगोलीय स्थिति के आधार पर पूछा जाएगा या फिर उसकी भौगोलिक स्थिति। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि खगोलीय स्थिति क्या होती है और भौगोलिक स्थिति क्या होती है। तो खगोलीय स्थिति और भौगोलिक स्थिति अलग अलग है।
दोनों एक नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे खगोलीय स्थिति क्या होगी और उसके बाद बात करेंगे भौगोलिक स्थिति क्या होगी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि खगोलीय स्थिति को लेके, चाहे वह राजस्थान के संदर्भ में भी पूछी जा सकती है कि राजस्थान की खगोलीय स्थिति क्या है, तो खगोलीय स्थिति क्या होती है, और भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक का मतलब है ज्योग्राफिकल, उसकी जो है लोकेशन क्या है, लेकिन खगोलीय स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खगोलीय स्थिति कि खगोलीय स्थिति क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है और किस तरह से हम इसका निर्धारण करेंगे। तो देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन, उसकी खगोलीय स्थिति, एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन उसकी क्या है, उसकी खगोलीय स्थिति क्या है। तो देखिए, पृथ्वी पर किसी स्थान की खगोलीय स्थिति का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है, ग्लोब के माध्यम से किया जाता है। पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की खगोलीय स्थिति का निर्धारण ग्लोब के माध्यम से किया जाता है। तो यह ध्यान रखना कि खगोलीय स्थिति का जो निर्धारण है वह किसके माध्यम से किया जाता है, ग्लोब के माध्यम से, और इसीलिए खगोलीय स्थिति को ग्लोबीय स्थिति भी कहा जाता है। इस कारण खगोलीय स्थिति को ग्लोबीय स्थिति भी कहा जाता है। यानी कि कुछ किताबों में यहां लिखा हुआ मिलता है, ग्लोबीय स्थिति, यानी कि पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है, ग्लोबीय स्थिति और भौगोलिक स्थिति। कई जगह लिखा हुआ मिलता है खगोलीय स्थिति या भौगोलिक स्थिति, क्योंकि खगोलीय स्थिति और भौगोलिक स्थिति एक ही है। क्यों एक है? क्योंकि किसी स्थान की यदि आपको खगोलीय स्थिति का पता करना है तो आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा, ग्लोब का, और इसीलिए खगोलीय स्थिति को ग्लोबीय स्थिति भी कहा जाता है कि ग्लोब पर जो पृथ्वी का प्रतिरूप है उस ग्लोब पर जो है उस स्थान की स्थिति क्या है। तो जब हम राजस्थान के बारे में बात करेंगे, जब हम राजस्थान की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति या खगोलीय स्थिति का हम अध्ययन करते हैं। अब देखिए, जब हम कह रहे हैं कि पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की खगोलीय स्थिति का निर्धारण ग्लोब के माध्यम से होता है, तो सबसे पहले तो आपको ग्लोब को समझना आवश्यक होता है कि ग्लोब क्या है। और यदि आपको ग्लोब अच्छे से समझ में आ गया तो आप विश्व में किसी भी देश की, किसी भी स्थान की, किसी भी
क्षेत्र की जो है क्या निकाल सकते हैं, खगोलीय या ग्लोबीय स्थिति निकाल सकते हैं। तो इसलिए जब हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो उससे पहले हमें ग्लोब की सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि ग्लोब किसे कहते हैं और ग्लोब को लेके किस तरह से हमें राजस्थान की स्थिति पूछी जाएगी, यानी कि जो राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति होगी या राजस्थान की खगोलीय स्थिति होगी। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले ग्लोब कि ग्लोब क्या है। तो सामान्यतः ग्लोब आपने देखा होगा, इस तरह से दिखता है ग्लोब। और ग्लोब के बारे में सब जानते हैं कि ग्लोब क्या है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ग्लोब क्या है। सबसे हम पहले हम किसकी बात करेंगे, कि ग्लोब क्या है। अब समझना यहां से ग्लोब क्या है। ग्लोब यहां जो है यह है ग्लोब। अब ये ग्लोब क्या है, ग्लोब एक पृथ्वी का क्या है, प्रतिरूप है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ग्लोब क्या है, पृथ्वी का ये प्रतिरूप है, पृथ्वी का मॉडल है। क्लियर हो क्या। अब जिस पर किसका अंकन होता है, जिस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बना हुआ होता है। जिस पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का जाल बना होता है। और जो अक्षांश और देशांतर का जो जाल है उसे क्या कहते हैं, ग्रिड कहा जाता है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल ग्रिड क्या कहलाता है, कि यह जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल, कि ग्लोब जो है वह एक पृथ्वी का प्रतिरूप है, पृथ्वी का मॉडल है, जिस पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का क्या होता है, जाल होता है। यानी कि यह जो है, यहां पर देखेंगे तो एक तो यहां आपको जो है रेखाएं नजर आ रही है, यह जो रेखाएं होती है यह तो क्या कहलाती है, अक्षांश, लैटिट्यूड कहलाती है। अक्षांश। और जो यहां रेखाएं हैं
यह रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती है। यानी कि ग्लोब जो कि पृथ्वी का प्रतिरूप है, जिस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या होता है, पूरा जाल बना हुआ होता है, और इस जाल को ही क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। तो इसमें देखिए, यह जो रेखाएं हैं, यह तो है अक्षांश, जिन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। जो आड़ी रेखाएं होती, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, वह तो अक्षांश क्या कहलाती है? लैटिट्यूड। और जो खड़ी रेखाएं होती है लंबवत, वह कहलाती है देशांतर, लॉन्गिट्यूड। तो आपको सबसे पहले जब भी आप स्थिति के बारे में अध्ययन करें, चाहे हम राजस्थान की स्थिति, तो सबसे पहले तो आपको ग्लोब के बारे में पता होना चाहिए कि ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है, जिस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बना हुआ होता है, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल ही क्या कहलाता है? ग्रिड कहलाता है। अब ध्यान रखना, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का जो है, यानी कि ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? अक्षांश और देशांतर के माध्यम से किया जाता है। पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की खगोलीय या ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण अक्षांश तथा देशांतर के माध्यम से किया जाता है। यह ध्यान रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पर कोई भी स्थान है, चाहे वह राजस्थान ही क्यों ना हो, उसकी यदि आपको खगोलीय या ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण करना है, तो किसका उपयोग करते हैं हम? अक्षांश और देशांतर का। यानी कि जब हम राजस्थान की स्थिति का अध्ययन करते हैं, तो हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति पढ़ते हैं और अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति पढ़ते हैं और देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि किसी भी स्थान की जो है स्थिति का निर्धारण हम दो प्रकार से करते हैं, या तो खगोलीय स्थिति के रूप में या भौगोलिक स्थिति। और जब हम खगोलीय स्थिति के रूप में करते हैं, तो खगोलीय स्थिति का निर्धारण ग्लोब से होता है, और ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण किससे होता है? अक्षांश और देशांतर से होता है। और इसीलिए जब हम राजस्थान की स्थिति का अध्ययन करते हैं, तो हम उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का अध्ययन करते हैं, और अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के माध्यम से ही हमें उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछा जाता है, या फिर पूरी जो है राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति पूछी जाती है, या राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से क्या पूछा जाएगा, यह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या हमें पूछा जाएगा। तो जब हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे, तो हमें राजस्थान की एक तो ग्लोबीय स्थिति और ग्लोबीय विस्तार पूछा जा सकता है, और ग्लोबीय स्थिति और ग्लोबीय विस्तार का निर्धारण हम किससे करेंगे? अक्षांश और देशांतर से करेंगे। तो हमें राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा, देशांतरीय स्थिति और देशांतरीय विस्तार पूछा जाएगा, या फिर दोनों एक साथ ही हमें पूछे जा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि जब हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले हमें ग्लोब को समझना है कि ग्लोब क्या है, और ग्लोब से हमें किसके बारे में पता चलेगा? उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में पता चलेगा। और इसीलिए सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार को पढ़ने से पहले हम पहले अक्षांश और देशांतर को समझने की कोशिश करेंगे। अक्षांश और देशांतर से ही हमें राजस्थान की
अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का निर्धारण होगा और उसी से ही हम राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का हम अध्ययन करते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड क्या होते हैं। अक्षांश लैटिट्यूड। अब यहां पे समझना अक्षांश क्या होते हैं। अब देखिए अक्षांश दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अक्ष और अंश। अक्षांश शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? एक तो है अक्ष प्लस अंश यानी कि अक्षांश। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अक्षांश जो लैटिट्यूड है यह दो शब्दों से बना हुआ है, एक अक्ष और दूसरा अंश यानी कि अक्ष का अंश। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अक्ष क्या होते हैं। तो अब समझना अक्ष क्या होते हैं। जिसे हम एक्सिस के रूप में जानते हैं, अक्ष एक्सिस, कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। अक्ष पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अक्ष किसे कहते हैं, यानी कि एक्सिस क्या कहलाएगा कि पृथ्वी के केंद्र से यानी कि पृथ्वी के सेंटर से जो है वह गुजरती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे अक्ष कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अक्ष क्या होगा, और अक्ष का जो भाग होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। अक्ष का जो अंश होगा उसे हम क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे, लैटिट्यूड। तो अब बात करते हैं अक्षांश क्या होते हैं, और अक्षांश के बाद में हम ये पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड लाइन क्या होती है, और हमें जब राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाएगा तो अक्षांश या अक्षांश रेखा क्या पूछी जाएगी, यह भी हमें क्लियर होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं
अक्षांश की कि अक्षांश क्या होते हैं। अब अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान या बिंदु की कोणीय या कोणात्मक दूरी अक्षांश यानी कि अक्षांश क्या होते हैं? देखिए, अक्ष क्या होता है कि पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अक्ष। अब अक्षांश क्या होता है? अक्षांश एक तरह से अक्ष का ही भाग होता है जो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर कोई स्थान है तो उसके बीच की एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी या कोणात्मक दूरी को वह दर्शाता है, उसे हम क्या कहेंगे? अक्षांश। अब एक और शब्द आता है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा यह भी समझना, अक्षांश रेखा का मतलब है कि पृथ्वी पर स्थित समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। पृथ्वी पर स्थित समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। ध्यान रखना, अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर होता है। अक्षांश केंद्र से पृथ्वी की सतह के बीच की दूरी को बताएगा, जबकि अक्षांश रेखा यह धरातल पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो समान अक्षांशों को मिलाएगी। क्लियर हो गया? अब यहां पे जो समझना है कुछ पॉइंट्स कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश कि पूरी पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं? तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश जो है वह 181 है, 181 है। ये कुछ फैक्ट है जो आपको एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इनके आधार पर हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार को समझने में आसानी होगी, इसीलिए इन फैक्ट को हमें समझना जरूरी है। पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं? 181, जबकि पृथ्वी पर
पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं यह है 179। अब ये क्यों है, इन सब का हम कारण बताएंगे आपको, लेकिन पहले कुछ फैक्ट जो हमें पूछे जा सकते हैं। फिर है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य औसत दूरी, कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में औसत दूरी कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर, या इसको लिखा जाता है 111। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में औसत दूरी कितनी मानी गई है? 111.13 किलोमीटर, या इसे लिखा जाता है 111 किलोमीटर। जबकि भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा के निकट, भूमध्य रेखा के निकट दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? 110.6 किलोमीटर, और ध्रुवों के निकट दो अक्षांशों के बीच में दूरी होती है 111.7 किलोमीटर। यह जो कुछ फैक्ट जो हमें अक्षांश और अक्षांश रेखाओं को लेके, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी को लेके, भूमध्य रेखा के निकट इनके बीच में दूरी कितनी होती है, और ध्रुवों के निकट इनके बीच में दूरी कितनी होती है, जो हमें एग्जाम में राजस्थान के संदर्भ में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जब हम राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस समय इन फैक्ट के आधार पर हम राजस्थान की जो लंबाई 826 किलोमीटर या चौड़ाई जो 869 किलोमीटर हम जो ज्ञात करते हैं, वह इसी के आधार पर ज्ञात करते हैं। और इसीलिए हमें सामान्यतः जब हम राजस्थान की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान की स्थिति का अध्ययन करने से पहले हमें अक्षांश के बारे में तो पता होना चाहिए, और जब हम देशांतरीय स्थिति का अध्ययन करते हैं तो देशांतर के बारे में सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें सबसे पहले तो अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, और जो हमें अक्षांश को लेके पूछा जा सकता है। अब देखिए, यह तो थ्योरेटिकल है, लेकिन जब इसको हम वास्तव में मैप में देखते हैं तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा कि वास्तव में जो है अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती है और कितनी है। तो देखिए, आपने कभी यह पिक्चर देखी होगी, यह आपको एक मैप दिख रहा होगा, एक पिक्चर दिख रही होगी। अब समझना यहां से एक एक पॉइंट। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अक्षांश क्या होते हैं, तो अक्षांश दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अक्ष और अंश। अक्ष यानी एक्सिस क्या होते हैं, तो एक्सिस को समझना कि देखिए यह पूरी पृथ्वी है, यह पूरी पृथ्वी है, और यह जो है यह पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, यह पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, और
यह पृथ्वी का केंद्र है। अब हमने कहा अक्ष क्या होते हैं? अक्ष के पृथ्वी के केंद्र से, कहां से? पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या करती है? आपस में मिलाती है। तो यह जो है, यह रेखा क्या कहलाएगी? अक्ष कहलाएगी। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अक्ष किसे कहते हैं? कि अक्ष जो है वह पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उसे क्या कहा जाएगा? अक्ष कहा जाएगा। अब दूसरा है अक्षांश, जो अक्ष का क्या होता है? अंश। अक्षांश क्या होता है? अब समझना यहां से। अब देखिए, यह जो है, यह पृथ्वी की सतह है और इस सतह पर एक स्थान यहां पर है, एक यहां पर है, एक स्थान यहां पर है, एक स्थान यहां पर है, एक स्थान यहां पर है। इसी प्रकार एक यहां पर है, एक यहां पर है। यह स्थान जो कि पृथ्वी की सतह पर स्थित है। अब यहां पे समझना कि पृथ्वी के केंद्र से, कहां से? पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु की कोणात्मक दूरी, यानी कि यह जो है, यह दूरी क्या कहलाएगी? यह दूरी, यानी इस दूरी को अपन क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षांश। अब यहां पर समझना कि यदि यह जो स्थान है पृथ्वी के केंद्र से कितना 0 डिग्री का कोण बनाता, कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। 0 डिग्री का बनाएगा तो यह कहलाएगा 0 डिग्री अक्षांश। यही यदि कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 15 डिग्री का, तो यह कहलाएगा 15 डिग्री अक्षांश। और यदि यह कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का, तो यह क्या कहलाएगा? 90 डिग्री अक्षांश। यानी कि वह जो स्थान है वह पृथ्वी के केंद्र से कितने डिग्री का कोण बना रहा है? तो 0 डिग्री का बनाएगा तो 0 डिग्री अक्षांश। यदि 15 डिग्री का बनाएगा तो 15 डिग्री अक्षांश। 60 डिग्री का बनाएगा तो 60 डिग्री अक्षांश। और यदि वह 23.5 डिग्री का बनाता है तो 23.5 डिग्री अक्षांश कहलाता है। 66.5 डिग्री का बनाएगा तो 66.5 डिग्री। तो यह तो किसकी कहानी थी? अक्ष क्या होते हैं और अक्षांश क्या होते हैं। लेकिन अक्षांश रेखाएं भी होती हैं। अब यहां पे समझना है कि जब हम केंद्र से उत्तर की ओर जाएंगे तो 90 और केंद्र से दक्षिण की ओर आएंगे तो 90, तो 90 और 90 कितने हो गए? 180। और 0 खुद अपने आप में एक अक्षांश है, तो इसीलिए हम लिखते हैं कि कुल अक्षांश कितने होते हैं? 90 नॉर्थ के, 90 साउथ के प्लस 0, टोटल संख्या कितनी होगी? 181। यहां ध्यान रखना कि कुल अक्षांश कितने होते हैं कि 0 के उत्तर में 90 और 0 के दक्षिण में 90 प्लस 0। 0 स्वयं एक अक्षांश है क्योंकि वह पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री कोणात्मक दूरी को दर्शाता है। इसीलिए 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश जो है वह पृथ्वी के मध्य से गुजरता है। इसीलिए उसे हम भूमध्य रेखा के रूप में या विषुवत रेखा के रूप में जानते हैं। यह तो कहानी किसकी थी? अक्षांश की।
अब आता है अक्षांश रेखा, इसको भी समझना। यहां पृथ्वी की सतह, आप समझना यहां से, यहां पृथ्वी की सतह, और इस सतह पर यहां 0 डिग्री अक्षांश है, यहां भी 0 डिग्री है, यहां भी 0 डिग्री है, यहां भी 0, यानी कि इन सब की पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितनी है? 0 डिग्री। तो इनको जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होगी, इनको आपस में मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी, इस रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। यानी कि अक्षांश तो केवल केंद्र से सतह तक था, लेकिन पृथ्वी की सतह के ऊपर समान अक्षांशों को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखाएं, ये सभी रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। लेकिन जैसे जैसे जो बीच में से गुजरती है, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहते हैं। यहां जो है, यहां है 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यह जो अक्षांश रेखा है वह कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। अब भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है, और जहां पर सूर्य वर्ष, भूमध्य रेखा पर सूर्य जब सीधा चमकता है तो इस स्थिति को कहा जाता है विषुव, और इस विषुव के कारण ही यह रेखा क्या कहलाई? विषुवत रेखा कहलाती है, इक्वेटर या भूमध्य रेखा के रूप में जिसे हम लोग जानते हैं। अब यहां पे समझना, जैसे जैसे इस भूमध्य रेखा के जैसे हम उत्तर में या दक्षिण में जाते हैं, तो अक्षांश रेखाओं की दूरी क्या होती जाती है? कम होती जाती है, यानी अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती है। और जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो यह जो है क्या है? एक बिंदु के रूप में होता है। किस रूप में होता है? बिंदु के रूप में। कौन सा? उत्तरी ध्रुव जो है यह एक रेखा नहीं है, क्या है? बिंदु है। इसी तरह से यह जो है दक्षिणी ध्रुव भी एक क्या होता है? बिंदुवत होता है। और इसीलिए जब हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो ऊपर कितनी मिलेगी? 89। दक्षिण में कितनी मिलेगी? 89 और 0। तो इसका मतलब है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 89 प्लस 89 प्लस 0, यानी कि 179। और इसीलिए हम कहते हैं कि अक्षांश रेखाएं 179 है, जबकि अक्षांश 181 है। तो इस तरह से हमें, जब हम राजस्थान की स्थिति का अध्ययन करते हैं, राजस्थान की विशेष रूप से ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन करते हैं, तो हमें एक तो अक्षांशों के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि अक्षांश क्या है और अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, अक्षांश कितने होते हैं। अब समझना कि भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, जब हम भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा पर या भूमध्य रेखा के निकट दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी आ रही है? 110.6 किलोमीटर। जबकि ध्रुवों के निकट इनके बीच की दूरी कितनी आती है? 111.7
7 किलोमीटर। अब ये अंतर क्यों आ रहा है, इसका कारण है कि ध्रुवों पर वह चपटी है और चपटी होने के कारण भूमध्य रेखा पर जो है उनके बीच की दूरी कम हो जाती है, जबकि ध्रुवों पर ज्यादा। और इसीलिए ध्रुवों पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी ज्यादा होती है और भूमध्य रेखा पर कम होती है। लेकिन औसत जब निकाला जाता है तो औसत कितना आता है, 111.13 किलोमीटर। और इसीलिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर या 111 किलोमीटर के रूप में हम लोग लिखते हैं। जबकि भूमध्य रेखा पर कितनी होती है, 110.6 किलोमीटर और ध्रुवों के निकट कितनी होती है, 111.7 किलोमीटर होती है। लेकिन एवरेज जो है वह 111.13 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमें जब हम राजस्थान की स्थिति का अध्ययन करते हैं, विशेष रूप से कौन सी स्थिति, राजस्थान की खगोलीय स्थिति का अध्ययन करते हैं, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले हमें अक्षांश को समझना आवश्यक है। और इस तरह से हमने किसको समझा, अक्षांश को। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। अब समझना यहां से, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, दूसरा हम बात करेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु, राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई। यानी कि जब हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार पूछा जाएगा। उसके बाद हमें राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार पूछा जाएगा और सबसे अंत में हमें राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब यहां पे समझना सबसे पहले कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो देखिए, यह पूरी पृथ्वी है, यह क्या है, पृथ्वी है, और यह पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश या
भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर जिसे हम लोग कहते हैं। अब यहां जो भूमध्य रेखा है, यह पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ऊपर का जो भाग है वह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो दक्षिण में इसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब यदि हम बात करें पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर जो राजस्थान है या राजस्थान की जो स्थिति है वह आपको इस तरह से दिखाई देगी। यहां राजस्थान है। यह राजस्थान है। यह क्या है? राजस्थान। अब देखिए समझना यहां से कि अक्षांशीय दृष्टि से जो है राजस्थान कौन से गोलार्ध में आ रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका मतलब है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या होगी? यानी कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, ग्लोबीय स्थिति को हम अक्षांश और देशांतर के रूप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वह आपसे यही पूछेगा कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, क्योंकि राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में, इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान की जो ग्लोबीय स्थिति है, ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत अक्षांशीय स्थिति कहां पर मिलेगी? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में मिलेगी। क्लियर? अब इसके बाद आता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, कि जो राजस्थान है यह कितने अक्षांशों के मध्य है। तो अब यहां पे समझना, यहां से हमारा राजस्थान शुरू हो रहा है और यहां पर राजस्थान पूरा, इसका मतलब राजस्थान इन अक्षांशों के मध्य स्थित है। और यहां जो अक्षांश है, यहां है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि राजस्थान कौन से अक्षांश रेखाओं के बीच में है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश,
यानी कि इन अक्षांशों के या अक्षांश रेखाओं के मध्य है, तो यह राजस्थान का क्या कहलाएगा? अक्षांशीय विस्तार कहलाएगा। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है तो हमें क्या क्या पॉइंट याद होने चाहिए। सबसे पहले देखिए कि 30-12 के साथ उत्तरी अक्षांश होना चाहिए, 23-3 के साथ उत्तरी अक्षांश होना चाहिए। दोनों के साथ क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश आएगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, यहां 23 डिग्री 3 मिनट है और इसी को ही दूसरा कैसे लिख सकता है? इसको 23 डिग्री 03 मिनट भी लिखा जा सकता है। 23 डिग्री 3 मिनट या 23 डिग्री 03 मिनट, यह भी सही है। या तो लिखा जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट या 23 डिग्री 03। 23 डिग्री 30 मिनट नहीं होगा, 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा होती है, यह जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। तो यह ध्यान रखना, एक तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 3 मिनट या 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। पहला पॉइंट। अब कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य है, तो देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है और 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य से समाप्त होता है। तो इनका दोनों का जो अंतर है वह कितना आता है? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश। तो राजस्थान जो है कितने अक्षांशों के मध्य है, यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितने अक्षांशों के मध्य है, तो यह ध्यान रखना 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश। और अब जब राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार पूछा जाता है तो हमें यह और देशांतर जो विस्तार है दोनों साथ पूछे जाते हैं। तो राजस्थान का जो है अक्षांशीय विस्तार कौन सी अक्षांश रेखाओं के मध्य है? पहला पॉइंट तो ध्यान, पहला लाइन का तात्पर्य है कि राजस्थान कौन कौन सी अक्षांश रेखाओं के मध्य है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। पहला पॉइंट। लेकिन कई बार पूछा जाता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यानी कि कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो आएगा 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य है, यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। अब आगे अगला पॉइंट कि यह जो 23 डिग्री 3 मिनट जिस बिंदु से जिस स्थान से गुजरता है वह राजस्थान का क्या होगा? राजस्थान का दक्षिणी बिंदु होगा। तो राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु है वह कौन सा है? बोरकुंड। किस जिले में है? बांसवाड़ा में। पॉइंट क्लियर कि बोरकुंड बांसवाड़ा में है। और यह जो है कौन से अक्षांश पर है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु की अक्षांशीय स्थिति कौन सी है, तो 23 डिग्री 03 मिनट या इसे ही क्या लिखा जा सकता है? 23 डिग्री 3 मिनट यह राजस्थान का कौन सा स्थान हो गया? दक्षिणतम बिंदु। और यह जो है यह राजस्थान का कौन सा स्थान होगा? उत्तरी बिंदु। और राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वह कौन सा है? कोणागांव। किस जिले में है? श्री गंगानगर में। और इसकी जो अक्षांशीय स्थिति वो आएगी, क्या आएगी? 30 डिग्री 12 मिनट
उत्तरी अक्षांश। तो यहां ध्यान रखना, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, किस जिले में है और उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है। राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, किस जिले में है और उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है। क्लियर। इससे अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार का अध्ययन करते हैं तो इससे राजस्थान की जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी कि राजस्थान का विस्तार पता चलता है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वह कितनी है, 826 किलोमीटर। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत जब हमें राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार पूछा जाएगा तो वह इसमें से पूछा जाएगा कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, या फिर 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु, क्योंकि अक्षांशीय स्थिति से राजस्थान का दक्षिणतम और उत्तरीतम बिंदु ज्ञात होता है। दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड बांसवाड़ा में है और उत्तरीतम बिंदु कोंडागांव श्री गंगानगर में। और राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार से राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, यानी राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो वह है 826 किलोमीटर। तो इस तरह से हम जब राजस्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो हमें एक तो अक्षांशीय स्थिति और विस्तार को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार को लेकर जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हमने चर्चा की, और इसी के साथ राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार कंप्लीट होता है। आगे हम राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।